हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी जंक्शन के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग घटना चक्र में ज्योग्राफी सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे थे। 2 भाग हमारा हो चुका था। आज हम भाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और एग्जाम के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज देखते हैं भाषाएं। आज हम चर्चा करते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में बोले जाने वाली भाषाएं। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद नंबर आता है। तो हिंदी के बाद बांग्ला भाषा का नंबर आता है। नेक्स्ट है आष्टिक समूह की भाषा क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। आष्टिक समूह की भाषा है खासी। आज जो हम भाग पढ़ रहे हैं वो तृतीय भाग है। इससे पहले 2 भाग हम कर चुके हैं। भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है। तो भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह इंडो आर्यन है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्या है हमारा, ये मैप दे रखा है। ये मैप उत्तर प्रदेश का है। ये मैप कहाँ का है बच्चों, ये यूपी का है। ठीक है। और हमें बताना है कि ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में और डी पार्ट में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। तो ये सबसे वेस्ट का पार्ट है, पश्चिमी पार्ट है, यानी मथुरा और आगरा का रीजन है। तो यहाँ पे जरूर से ब्रज भाषा बोली जाती है। तो वेस्ट यूपी में कौन सी भाषा बोली जाती है, ब्रज भाषा। वेस्ट से ईस्ट की हम और मूवमेंट कर रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट की ओर आ रहे हैं। देखिए ये कहीं फैजाबाद लखनऊ का एरिया आता है। तो ये अवधी भाषा यहाँ पर बोली जाती है। ठीक है। ये देखिए पूर्वांचल, सी पार्ट क्या है, पूर्वांचल है। सी पार्ट क्या है, पूर्वांचल का पार्ट है। और डी बंगाल बिहार के बॉर्डर से लगा हुआ है। तो ये मैथिली भाषा यहाँ पर बोली जाती है। तो इस तरह से हमने मैप की सहायता से भी समझा। अब है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। आइए देखते हैं। गंगा नदी उदाहरण है। तो गंगा नदी पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र का उदाहरण है। और बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं बच्चों, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहते हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। जो नदी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। कथन ए है, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। कारण क्या है बच्चों, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। तो गंगा तो बहुत ही प्रदूषित नदी है, बिल्कुल सही है, मगर इसका जो कारण है वो ऐसा नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा कारण। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है 6000 मीटर तक होती है। सत्य कथन, देवप्रयाग अलकनंदा भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी, याद रखिएगा बच्चों, देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी, ये रुद्रप्रयाग है, अलकनंदा और मंदाकिनी याद रखिएगा, राम के संगम पर स्थित है। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ में बहती है। ठीक है। तो देव और राम याद रखिएगा। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी। तो ये ट्रिक के माध्यम से आप लोगों ने सीखा याद करने का तरीका। नेक्स्ट देखते हैं इसी क्रम में। नेक्स्ट क्या है बच्चों, सुमेल करना है। रुद्रप्रयाग में हमने सीखा था राम जी को, याद रखिएगा। तो रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी, ये बिल्कुल पहला वाला देखिए। नंद प्रयाग में क्या है, नंद प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी है। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडार है, काप। ठीक है। और देव प्रयाग में देव है, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा नदी बद्रीनाथ में बहती है। अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम है देव प्रयाग में।
अलकनंदा और भागीरथी का संगम है देवप्रयाग में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन लीनियर क्वेश्चन। हाँ, तो मंदाकिनी जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है। तो मंदाकिनी नदी जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी संबंधित है अलकनंदा से। केदारनाथ में रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो केदारनाथ में रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। केदारनाथ में रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है मंदाकिनी नदी। वह नदी का तट जिसपे बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा में स्थित है बच्चों। भारत की सबसे बड़ी वह नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी वह नदी गंगा नदी है। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है। तो गंगा नदी की सहायक नदी है गोमती नदी, और गोमती नदी का जो उद्गम होता है वो मैदान से होता है। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। कारण क्या है? यमुना असतत वाहिनी नदी है। ये सही है, परंतु रीजन जो उसका कारण है वो गलत है। बेतवा, चंबल, केन, रामगंगा नदियों में से यमुना की सहायक नदी है। तो बेतवा, चंबल, केन और रामगंगा सहायक नदी से यमुना की सहायक नदी है रामगंगा। याद रखिएगा, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? बंदरपुर चोटी से। बेतवा नदी मिलती है यमुना से। गंगा की वह सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है। उत्तर वाहिनी बच्चों ये इस तरफ बहती है, ये सोन नदी है। गंगा की सहायक नदी जो उत्तर वाहिनी है सोन नदी। गंगा नदी के में बाएं से नहीं मिलती सोन नदी, बाएं से नहीं मिलती सोन नदी, बाएं से नहीं मिलती। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करने वाली श्रेणी है। तो यमुना और सोन नदी के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करने वाली नदी है कैमूर नदी। यमुना का उद्गम स्थल है बंदरपुच्छ, ठीक है, और ये गंगा नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी का तंत्र देखते हैं। तिब्बत की उत्पत्ति पाने वाले ब्रह्मपुत्र, इरावदी, मेकांग, गंगा में भारत में यरलुंग जंगबो नदी को जाना जाता है ब्रह्मपुत्र नाम से। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास नदी का स्रोत हुआ है ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। अरुणाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदी है लोहित और सुबनसिर। मानस नदी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है सांगपो नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। ब्रह्मपुत्र नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो तिब्बत, बांग्लादेश और भारत है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं दिबांग, केमंग और लोहित। वह नदियां जिनका स्रोत बिंदु लगभग एक ही है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, उनका स्रोत बिंदु सोर्स जो है वो एक ही है। दक्षिण भारत की नदियां के बारे में पढ़ेंगे अब हम, और वही पढ़ेंगे बच्चों जो एग्जाम में आता है। फालतू चीजों की स्टडी हम नहीं करने वाले यहाँ पर। चलिए देखते हैं। प्रायद्वीप भारत की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा और ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। तो रीजन क्या है? नर्मदा और ताप्ती नदियां विध्वंस घाटी से होकर बहती हैं। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या है। आर ए की सही व्याख्या है। तो जी बिल्कुल सही है। नर्मदा और ताप्ती विध्वंस घाटी है और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। नर्मदा ताप्ती वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जबकि अधिकांश पर्यायद्वीपीय बड़ी नदियां पूर्व की ओर बहती है, क्योंकि यह एक रेखीय विध्वंस रिफ्ट घाटी में विस्तृत है। नर्मदा घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है वह है विंध्य और सतपूर्णा। याद रखिएगा, नर्मदा घाटी विंध्य और सतपूर्णा के मध्य स्थित है।
नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, वह एक भ्रंश घाटी से बहती है। तो जी हाँ, कारण तो सही है, यह रिफ्ट वैली से होकर बहती है, मगर नर्मदा डेल्टा का निर्माण नहीं करती, नर्मदा एस्चुरी का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण कौन करता है बच्चों? डेल्टा का निर्माण पूर्ववर्ती नदियां करती हैं, जो पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ऐसी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। जबकि जो नदियां वेस्ट फ्लोइंग होती है, पश्चिम की ओर बहती हैं, वो एस्चुरी बनाती हैं। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती और पेरियार। कृष्णा, गोदावरी, तापी, कावेरी नदियों में से वह नदी जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, तो ताप्ती नदी। नर्मदा, ताप्ती और पेरियार नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं। अमरकंटक से उद्गम होती है नर्मदा नदी। नर्मदा घाटी उदाहरण है भ्रंश घाटी का। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है बच्चों? यमुना नदी का उद्गम स्थल है बंदरपूछ। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमुख। ये सब आप याद रखिएगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है बच्चों? गोमुख। चलिए नेक्स्ट करते हैं। रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा नदी। पश्चिमी वाहिनी नदियों में दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहने वाली नदी है नर्मदा। तवा सहायक नदी है नर्मदा की। तवा सहायक नदी है नर्मदा की। गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा महानदी में से अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, तो अरब सागर में गिरती है ताप्ती नदी, ठीक है। अरब सागर में गिरती है, यानी इस रीजन में अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? ताप्ती नदी। वह नदी जो 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील जाकर पुनः मिल जाती है। इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। कावेरी नदी जिन राज्यों से होकर बहती है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, दक्षिण गंगा कहते हैं। कावेरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं और गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कृष्णा नदी जल विवाद है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य। गोदावरी, कावेरी, ताप्ती और महानदी में से वह नदी जो एस्चुरी बनाती है। तो एस्चुरी कौन बनाता है? जो नदियां वेस्ट फ्लोइंग होती है, पश्चिम की ओर बहती हैं। तो इसमें ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहती है और यही नदी एस्चुरी का निर्माण करती है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारा है क्या बच्चों? गोदावरी महानदी। गोदावरी महानदी ताप्ती नदियों की लंबाइयों के अवरोही क्रम में सही अनुक्रम है। तो गोदावरी, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर ताप्ती। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियों का क्रम है स्वर्णरेखा नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और वेंगई। दक्षिण भारत में नदियों का प्रमुख अपवाह तंत्र होता है वृक्षनुमा। सोन, नर्मदा और महानदी निकलती हैं अमरकंटक से। वह नदी जो एस्चुरी नहीं बनाती, महानदी एस्चुरी नहीं बनाती, क्योंकि महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। वो किसका निर्माण करती हैं? वो डेल्टा का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखते हैं। ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है महानदी। महानदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है। वह नदी जिनके घाटों में जल का अभाव होता है, साबरमती और ताप्ती के घाटों में जल का अभाव होता है। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है पाम्बार, भवानी और कबानी। मध्य प्रदेश में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती और माही। मध्य प्रदेश में पूर्व से प्रवाहित होने वाली प्रवाहित नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती और माही।
ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नर्मदा महानदी गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। एवं कृष्णा नदियों में सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण तंत्र है गोदावरी नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। वंशधारा, इंद्रावती, प्राणहिता और पेन्नार नदियों में से गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती और प्रणहिता, इंद्रावती और प्रणहिता, इंद्रावती और प्रणहिता। अन्य नदियां हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी है। तो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी है सतलज नदी। ये हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। दूध नदी अवस्थित है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी। ये सभी नदी डेल्टा का निर्माण करती हैं। कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं कोयना, घटप्रभा, याद रखिएगा। हगरी सहायक नदी है तुंगभद्रा की। सोन नदी का वास्तविक स्रोत है शहडोल जिले में अमरकंटक से। सोन नदी का वास्तविक स्रोत है शहडोल जिले से में अमरकंटक से। और सोन नदी के कारण बिहार के सोनपुर में सबसे बड़ा पशु मेला भी लगता है। सबसे बड़ा पशुओं का मेला भी लगता है। ठीक है बच्चों। और इसका उद्गम स्थल कहाँ है? अमरकंटक से। उत्तर दक्षिण दिशा की ओर, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, ऐसे नॉर्थ से साउथ की ओर बहने वाली नदियों का क्रम है किशन गंगा, गंगा, बैन गंगा और पैन गंगा। हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियां हैं ब्यास, चेनाब, रावी, सतलुज और यमुना। ब्यास, चेनाब, रावी, सतलुज और यमुना। ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज और यमुना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दामोदर नदी से निकाली गई नहर है एडन नहर। दामोदर नदी से निकाली गई नहर है एडन नहर। दामोदर की सहायक नदी है हुगली की। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। पूर्व की ओर बहने वाली नदी भारत की नदी जिसमें निम्न वालन के कारण विभ्रंश घाटी है दामोदर। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है दामोदर। भारत में भूमिबंधित नदी है लूनी। भारत में भूमिबंधित नदी है लूनी। लूनी नदी के संदर्भ में सही कथन है यह कच्छ के रन की दलदलीय भूमि में लुप्त हो जाती है। सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन करने वाली नदी है कोसी नदी। इसे बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी को ही बिहार का शोक भी कहते हैं बच्चों, क्योंकि वर्षा के दिनों में इसमें बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। ठीक है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी का। वह नदी जिसका स्रोत हिम नदों से नहीं है कोसी नदी। त्रिवेणी नहर में पानी आता है गंडक नदी से और गंडक नदी में ही शालिग्राम की मूर्तियां पाई जाती हैं। शालिग्राम जी पाए जाते हैं। ठीक है। बिहार में वह नदी जो अपने मार्ग परिवर्तित किया और आपदा की स्थिति उत्पन्न हुई कोसी नदी। नेक्स्ट करते हैं बच्चों। हाँ, नेक्स्ट क्या है? भारत की नदियां स्पीति, सतलज, श्योक, जासकर में उत्तर से दक्षिण की ओर स्याही क्रम में श्योक, जासकर, स्पीति, सतलज है। अस्थाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला आयोजित किया जाता है मयूराक्षी नदी पर। मयूराक्षी नदी पर 2 राज्यों में पहली बार 2 नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। राज्यों और नदियों के नाम हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, केन और बेतवा नदी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राज्य घाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई, स्थित है बेतवा नदी पर। भारत में सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है चिनाब नदी पर। महात्मा गांधी सेतु है बिहार में। वह नदी जिसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है सतलज नदी। कपिली जिसकी सहायक नदी है ब्रह्मा या ब्रह्मपुत्र।
ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। अध्यारोपित नदी का उदाहरण है चंबल नदी। संकोच नदी की सीमा बनाती है असम पश्चिम बंगाल के बीच। वह नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है माही नदी। किशनगंगा सहायक नदी है झेलम की। मुंबई की मीठी नदी जिस झील में मिलती है वह है विहार झील। नदियों के किनारे स्थित नगर। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर। भागीरथी नदी के किनारे काशी, लेह। सिंधु नदी के दाएं तट पर लुधियाना। सतलज नदी हैदराबाद। मूसी नदी भुवनेश्वर। महानदी कहाँ पर? उड़ीसा में। बैतूल ताप्ती नदी। जंगलपुर इंद्रावती। जबलपुर नर्मदा। नेक्स्ट देखते हैं कटक महानदी। नासिक गोदावरी। उज्जैन क्षिप्रा। गोविंद घाट अवस्थित है। अलकनंदा और दक्षिण नदी गंगा नदी के किनारे। प्रपात और झीलें। हुंडू प्रपात निर्मित है स्वर्ण रेखा नदी पर। हुंडू प्रपात निर्मित है स्वर्ण रेखा नदी पर। जलप्रपात कपिलधारा प्रपात नर्मदा। जोग प्रपात शरावती। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी भारत की सबसे बड़ा जलप्रपात। जोग प्रपात स्थित है शरावती नदी पर। भारत का वह जलप्रपात जिसे लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है चित्रकूट प्रपात। भारत के गोवा में स्थित जलप्रपात है दूध सागर जलप्रपात। गोवा में जलप्रपात स्थित है दूध सागर जलप्रपात। भेड़ाघाट पर स्थित जलप्रपात है धुआंधार। भेड़ाघाट पर स्थित है धुआंधार छत्तीसगढ़ में है। विश्व जलप्रपात डाटाबेस के वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है नोकलही। कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई थी 455 मीटर। वेबनाथ झील है केरल में। वेबनाथ झील कहाँ है बच्चों? वेबनाथ झील केरल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पेरियार झील 55 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली है जो है कृत्रिम झील। चिल्का झील जहाँ स्थित है चिल्का झील उत्तरी उड़ीसा में स्थित है। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है बच्चों। फुल्लर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में स्थित है। लोनार महाराष्ट्र में। नक्की राजस्थान में। कोलेरू आंध्र प्रदेश में। डल झील कश्मीर में। पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर। असम में अवस्थित झील है चपनाला। रहस्यमय झील कहा जाता है रूपकुंड को। जम्मू और कश्मीर में अवस्थित झील है अंचाला झील। अंचाला झील है। अष्टमुदी केरल। अष्टमुदी झील है केरल में। पुलिकट तमिलनाडु में। रूपकुंड उत्तराखंड में। सूरजकुंड हरियाणा में। बर्फ से ढकी झील है हिमाचल प्रदेश में। बर्फ से ढकी झील है यहाँ हिमाचल प्रदेश में। बर्फ से ढकी झील है हिमाचल प्रदेश में। बर्फ से ढकी झील है हिमाचल प्रदेश में। मानसून के बारे में देखते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानसून शब्द कैसा है ये हिंदी में पूछा जाता है बच्चों। तो मानसून शब्द याद रखिएगा। मानसून शब्द अरबी शब्द है, अरबी भाषा से लिया गया है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करते हैं। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। भारत का वह राज्य जहां मानसून का आगमन सबसे पहले होता है तो केरल राज्य। केरल राज्य यहाँ पे बच्चों भारत केरल राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो बच्चों भाग 3 में आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट भाग 4 हम लाएंगे और जल्द से जल्द इस बुक को खत्म करके एक दूसरा विशेषांक दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे जिसमें केवल एमसीक्यू का क्वेश्चन होगा। तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और क्या सुधार और चाहिए इस बारे में ही बताइए। और अच्छा बच्चों, जय हिंद।
जय भारत।